Good morning and Jai Hind, students. Today, once again, I'm here to solve the contingent question paper of NCERT exercise. So, first of all, I would like to suggest you that unless or until you are capable to solve the NCERT questions, you don't take yourself that you have prepared the chapter. The chapter will be completed only when the articles are taught and NCERT questions are solved completely with proper understanding. And this is the only reason that I am solving NCERT questions of class 10th. The first chapter, different kind of reactions. Whatever questions are left last date, I am continuing from there. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन कल छूट गया था जिसका वीडियो नहीं बन पाया, आज उसके वीडियो पर हम काम कर रहे हैं। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट जो है केवल पढ़ लेने से बात नहीं बनती है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पूरी समझदारी के साथ, उसमें अंतर्निहित जो केमिस्ट्री है, अगर उस बात को बिना समझे आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपका नुकसान है। पूरी बात को समझ के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर अगर आप लिख लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका वो चैप्टर जो है समाप्त हो गया। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को उस चैप्टर पर बना सकते हैं, एनसीईआरटी का ये पावर है। तो खैर हम लोग आगे के क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ दिया है कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो रिएक्शंस दिए गए हैं आप उनको बैलेंस कीजिए। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ है HNO3 नाइट्रिक एसिड है, आप जानते हैं इसको, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग स्लैग क्लाइन भी कहते हैं। आपको मालूम है क्या, ये बेस है और ये एसिड है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट ये बनेगा आपका, और प्लस H2 जो नॉर्मल प्रोडक्ट हमारा बनता है वही बनेगा। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप इसको जानते भी हैं। तो बैलेंस करने में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट जो है NO3 यहाँ 2 लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस NO3 की बात यहाँ से पूरी हो गई। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 2H है और यहाँ 2H है, 4S2 बनेगा। तो 2 यहाँ लगाते हैं तो 2 4 हो गया। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन 2 आ रहा है, यहाँ ऑप्शन आपका 2 है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आपको सिखाया गया वो मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं। आप कंप्लीटली नाइट्रेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये अपने अपने मेथड, अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। जो रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ NaOH है जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका एक नाम कॉस्टिक सोडा भी है, आप याद रखिए कमर्शियल नेम्स क्योंकि एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद जो इसके साथ एसिड दिया गया वो H2SO4 दिया गया। तो ये रिएक्शन क्या है, आप इस रिएक्शन को देखिए, चूंकि एसिड बेस रिएक्शन था तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसी रूप में अगर आप इसको देखें, ये बेस है ये एसिड है, तो रिएक्शन क्या है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। तो इसके साथ हम लोग इसके टाइप को भी पढ़ते चलते हैं। अब देखते हैं ये क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा जो सॉल्ट है, और H2O यहाँ बनेगा। अब हम लोग बैलेंस करने की बात इसमें देख रहे हैं, तो Na2 यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ 2 लगा है, तो हम लोग यहाँ सीधा 2 लगाते हैं। तो Na2 की बात हो गई। SO4 सिंगल है, SO4 यहाँ भी सिंगल है। अब यहाँ H2O को हम देखते हैं, H2 2 है और यहाँ कितना है, H2 2 है, यानी कि अगर हम ट्वाइस H2O कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और आप देख रहे हैं यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3। ये NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन है ये, और यहाँ हमने AgNO3 को लिया है, सिल्वर नाइट्रेट को लिया, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो आप जानते हैं कि जब भी दो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ रिएक्शन के टाइप को दे रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर हम इसके में क्या बनेगा, ये दोनों आयन अपने आप को बदल लेंगे, Na जो है Ag की जगह पर जाएगा और Ag Na की जगह पर आएगा, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
यहाँ बन जाएगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा और यहाँ NaNO3 ये सॉल्यूशन में रहेगा। तो NaNO3 यहाँ एक्वस हम डालते हैं, मतलब कि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। अब हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं कि बैलेंसिंग क्या है। Na सिंगल है, यहाँ भी Na सिंगल है, NO3 सिंगल है, यहाँ भी NO3 सिंगल है, Cl यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, अर्थात ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। And thereafter we'll see reaction number 4, that's D। D को देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। ये रिएक्शन हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस ही होता है, आपको मालूम है एसिड हमेशा वाटर में घोल के बनाया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्शन क्या होगा, ये अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन है तो उसमें रेडिकल की अदला बदली होती है, रेडिकल एक्सचेंज होते हैं। तो H2 की जगह पर Ba चला जाएगा और यहाँ जो है H2 इस जगह पर आ जाएगा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो BaSO4 बनेगा प्लस यहाँ बन जाएगा ट्वाइस HCl। अब ये अपने आप बैलेंस दिख रहा है। जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए तो बैलेंस करने के बाद ये मार्क ऑफ एरो आपको हटा देना होता है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे भी लिखने की नौबत आ गई हो, तो आप मार्क ऑफ एरो दीजिए, आप कभी भी इक्वल्स टू का साइन मत दीजिए। तो ये BaSO4 है, रिएक्शन आपका बैलेंस है, जो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से रिएक्शन आपका बैलेंस्ड। इसके बाद हम लोग आगे चीजों को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। सो वी आर नाउ टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें क्या दिया गया है, बैलेंस। पहला चीज है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस the reaction, balance the equation ही आप मान लीजिए, balance the chemical equation। तो यहाँ लिटरेचर में दिया हुआ मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेरी फर्स्ट जो केस आपको मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इसका लिटरेचर फॉर्म ही हमको लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या बनेगा, जो भी बनेगा आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है, इसका रिएक्शन बढ़ेगा तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और प्लस वाटर, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो अब हम लोग इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH2। आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, स्लैक्टलाइन भी इसको कहते हैं, इसको जरा याद कीजिए, ये कहलाता है स्लैक्टलाइन, ये याद होना चाहिए हमको। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग CO2 लगाते हैं, रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा और यहाँ आपको H2O बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया और H2 यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है। कैल्शियम सिंगल है, यहाँ भी कैल्शियम सिंगल है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन बढ़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो H2O इस जगह पर बना हुआ, अर्थात रिएक्शन क्या है, अपने आप में बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन सेकेंड को हम लोग देखते हैं, जो उसका लिटरेचर है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन दिया हुआ है आपको, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपका रिएक्शन है। अब आप इस रिएक्शन के टाइप को अगर समझने का प्रयास करेंगे, ये कौन सा रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होने की शर्त क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होने की बड़ी सीधी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि मेटल क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जिससे रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि जिंक जो है रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए रिएक्शन होगा। अगर ये रिएक्टिव ना हो तो रिएक्शन नहीं हो सकता। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं सिंबॉलिकली, Zn
प्लस AgNO3। अब ये अपना कंपाउंड बनाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा आपको कंपाउंड बन जाएगा जिंक नाइट्रेट NO3 होल 2 और प्लस Ag। यहाँ हम लोग बैलेंस में देखें, बहुत छोटा सा काम है बैलेंस में। जिंक के साथ ये दो रेडिकल, नाइट्रेट का दो रेडिकल लेता है, यहाँ सीधे 2 लगा देते हैं, तो दो रेडिकल नाइट्रेट का हो गया, और Ag के साथ 2 लगाते हैं, और जिंक ऑलरेडी एक था, यहाँ भी एक है, तो ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस्ड है। रिएक्शन किस तरह का था? डिस्प्लेसमेंट था। अब आगे के रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन जिंक कार्बोनेट को एल्युमिनियम प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड का रिएक्शन यहां दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्यूप्रिक क्लोराइड का रिएक्शन दिया गया। तो आपको ये पता है क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और साथ लगे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, अब यहाँ जो है आपका कॉपर बाहर की ओर निकल जाए, ये रिएक्शन आपका कॉपर, तो ये कॉपर इस जगह पर बाहर निकल जाए। अगर आप देखें तो ये रिएक्शन किस प्रकार का है? रिएक्शन आपका फिर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि एल्युमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग बढ़ाते हैं इस रिएक्शन को सिंबॉलिकली, Al plus CuCl2 is equal to AlCl3 प्लस आपका कॉपर इस जगह पर आ रहा है। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो हमारे पास क्या है? 3 जैसा कोई चीज आप यहां से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इवन नंबर में बदलने का प्रयास करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 6 हो जाएगा, और यहाँ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन का पार्ट इसमें बराबर हो रहा है। अब यहाँ एल्युमिनियम 2 लगाया हमने, तो यहाँ 2 लगाते हैं, अब कॉपर में 3 लगा देते हैं। अब आप देखिए रिएक्शन बड़ी इजी गोइंग वे में बैलेंस हुआ। यहाँ कॉपर क्लोरीन 6 है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, कॉपर 3 है, कॉपर यहाँ भी 3 है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। रिएक्शन का टाइप क्या है? रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे का रिएक्शन दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। चौथे रिएक्शन को देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये रिएक्शन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये आपका कंपाउंड है। और क्या बनेगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में जा रहा है, तो यहाँ आपको एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ लगे आपको जो है पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप एक बात याद रखिए कि जिस रिएक्शन में 2 सॉल्ट यूज किए जाते हैं, बहुत सिंपल है याद करना, जिस रिएक्शन में 2 सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है। अब यहाँ हम लोग इसी को सिंबॉलिकली लिखते हैं, तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इस फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए फॉर्मूला AlCl3 के रूप में आएगा। और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया? सल्फेट की वैलेंसी 2 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ 1 जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ आ गई, तो K2SO4 बन गया। अब रिएक्शन में जो बनता है Al2SO4 होल 3, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, और फिर आप पोटेशियम क्लोराइड बन गया इस जगह पर। तो अब हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कितना ले रहा है? 3 ले रहा है, तो इस जगह पर 3 सल्फेट पहुंच रहा है, तो 3 सल्फेट हमको पूरा करना पड़ेगा। तो 3 सल्फेट, यहाँ सल्फेट कितना है? सिंगल है, तो हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 सल्फेट इस जगह पर मिल जा रहा है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो एल्युमिनियम की डिमांड जो है Al2 हो जा रहा है, सल्फेट यहाँ आपका 3 हो जा रहा है, दोनों ही सही है। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 3 2 6, क्लोरीन 6 है, और 3 2 6, पोटेशियम भी 6 है। यहाँ हम लोग 6 KCl लगाते हैं, और इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए अब आपको ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन बैलेंस करना होगा, और बैलेंस जब आप करते जाएंगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस बनता है। एक्सपीरियंस जब बनता है तो बैलेंस करना आसान होता है, उसको और अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं।
तो यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर क्या है। इंफॉर्मेशन वह है जो सीधा हम तक आया है, हमारा कोई एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं। अगर एक्सपीरियंस के साथ इंफॉर्मेशन जब जुड़ता है तो उसी को हम लोग नॉलेज कहते हैं। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मत लीजिए, उस पर एक्सपीरियंस भी डेवलप कीजिए। एक्सपीरियंस और प्लस नॉलेज, एक्सपीरियंस प्लस इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो जाएगा तो उसी को कहेंगे कि आपको केमिस्ट्री की नॉलेज हो गई है। और ये तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा सवाल आप इसका सॉल्व करें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन 7 था जिसका डिस्कशन मैंने किया आपके साथ। अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा है बैलेंस द इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको काम ये करना है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द केमिकल equation, mention the type of reaction, mention the type of reaction, send the type of reaction and balance the equation balance the equation। इसमें आपको 3 काम दिया हुआ है। सबसे पहले यह है कि केमिकल रिएक्शन आपको लिखा हुआ है, उसको केमिकल इक्वेशन बनाना है, किस तरह का रिएक्शन है ये बताना है, और लास्ट में आपको उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। अब ये क्या बनेगा, अब जान रहे हैं कि ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि 2 सॉल्ट सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। तो जब 2 सॉल्ट सॉल्यूशन यूज होता है रिएक्शन क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आयन चेंज करेंगे आपको, तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, और साथ लगे आपको बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है कि हम इसका इक्वेशन डालें। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हो गया और प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 हो गया। यहाँ 2 क्यों लग रहा है, इसलिए कि बेरियम की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए ये फॉर्मूला बना। जब हम लोग इसको इक्वेशन में लिखते हैं इक्वल टू का साइन देते हैं, क्योंकि हमको बैलेंस करना ही करना है। तो यहाँ बन जाएगा BaBr2 और प्लस Ki बनेगा आपका, ये जो रिएक्शन आपके। अब ये किस तरह का रिएक्शन है, जैसा कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब भी 2 सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाए जाएंगे रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये रिएक्शन सीधा का सीधा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि 2 सॉल्ट सॉल्यूशन हम मिला है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब बैलेंस करने की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ Br2 ले रहा है, Br2 लेने की वजह से हमको 2kBr करना पड़ेगा। तो 2kBr जब करेंगे तो यहाँ ब्रोमीन का डिमांड पूरा हो जाएगा, यहाँ बेरियम सिंगल है, और इस जगह पर अगर हम ट्वाइस Ki करते हैं तो फिर आप देखिए पोटेशियम यहाँ 2 हो गया और आयोडीन यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ भी 2 आयोडीन हो गया। इस तरह से रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड रिएक्शन पर काम करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था इसमें का। लेट अस ट्राई टू सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको कि जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन जो सेकेंड आपको दिया है, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है। जिंक कार्बोनेट है, हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने का साइन ये दिया आता है, बनेगा क्या, जिंक ऑक्साइड, बनेगा आपको जिंक ऑक्साइड बनेगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलेगी। तो रिएक्शन को आप देख रहे हैं, ये जिंक कार्बोनेट ZnCO3 हम लगाते हैं, और इसको जब तोड़ेंगे तो ZnO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलेगी। जब सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल ब्रेकअप होकर के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या रिएक्शन है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। जिस प्रकार की एनर्जी दी जाती है उस प्रकार से रिएक्शन होगा। जैसे अगर लाइट से कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है तो फोटिक डिकम्पोजिशन होगा, हीट से अगर कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है तो थर्मिक डिकम्पोजिशन होगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जा रहा है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, इसके सब कैटेगरी क्या है, तो ये है थर्मिक डिकम्पोजिशन। थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसके हम लोग देखते हैं बैलेंस है या बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ जिंक सिंगल है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ से 2 ले हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन 3 ऑलरेडी है, कार्बन सिंगल है, कार्बन यहाँ भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। तो ये हमने रिएक्शन दूसरा देखा। नाउ वी आर टू सी द प्रॉब्लम थर्ड। प्रॉब्लम थर्ड है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये रिएक्शन करते हैं। यह हाइड्रोजन है प्लस सॉरी इट शुड नॉट बी रिटन इन द वे। रिएक्शन है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब इन दोनों के रिएक्शन करने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बनता है। अब इस सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन H2 हो गया और ये हमारा Cl2 हो गया। यहाँ क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये डिकम्पोजिशन का उल्टा रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का उल्टा इसलिए है कि इस डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल टूट करके 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल देता है, और यहाँ 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के सिंगल मॉलिक्यूल देते हैं। तो ये रिएक्शन आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कैसे पकड़ेंगे, सिंगल प्रोडक्ट इसमें आपको मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। जहां सिंगल प्रोडक्ट मिलता है रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, दोनों के पास 2 हो गया, और इस तरह से ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जो रिएक्शन हमारा आखिरी है इसमें का। तो लास्ट रिएक्शन है डी, मैग्नीशियम प्लस HCl। ये डी रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो आपको पता है क्या बनाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन के बारे में अगर हम पहले सिंबल में लिख लेते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बनाएगा, यहां मैं सॉल्ट को लिखा नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलती, ये हाइड्रोजन है। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं क्या बनाएगा, तो इसका फॉर्मूला सीधा लिखते हैं MgCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब थर्ड पार्ट जो हमको करना था, इसको बैलेंस करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम यहाँ भी सिंगल है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिमांड पूरी हो जा रही है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमने खत्म किया, और आगे क्वेश्चन 9 पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो सीरियल है 7, 8, 9 जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप देखते होंगे उसमें मैं कुछ गलत बातें भी बोलता रहा हूँ। अभी 7 लिखा था, वास्तव में क्वेश्चन नंबर 8 था। तो मेरा ध्यान जो है सीरियल नंबर, क्वेश्चन के नंबर पर ज्यादा नहीं होता, मेरा ध्यान मोटा कंटेंट पर होता है जो हमको पढ़ाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये सवाल आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन 9, क्वेश्चन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो यहाँ लिखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय endothermic and exothermic reaction। अब ये जो सवाल आपका बना हुआ है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में बताइए। और लास्टली है एग्जाम्पलीफाई, आप इस पर एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, आप इसको जान भी रहे हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब
फर्स्ट रिएक्शन देते हैं द रिएक्शन इन विच heat is absorbed, absorbed is called endothermic reaction, is called endothermic reaction. तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है. बस क्लास अब चुनिए एग्जांपल देने के लिए, क्लास याद रहेगा तो बड़े आराम से आप एग्जांपल देंगे. क्लास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सभी के सभी एंडोथर्मिक होते हैं. अब इसमें हम लोग एक टर्म जोड़ देते हैं थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अभी आपने एग्जांपल देखा था, जैसे जिंक कार्बोनेट है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. अब इसमें चूंकि हीट एब्जॉर्ब हुआ है इसलिए हम लोग माइनस हीट लिख देते हैं, ये माइनस हीट है. और भी आप रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ माइनस हीट लगाते हैं क्योंकि हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है. तो बहुत सारे रिएक्शन आप लिख सकते हैं थर्मिक डिकम्पोजिशन में. जैसे PCl5 है, PCl5 को आप गर्म करते हैं तो PCl3 मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा, फिर यहाँ क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा. रिएक्शन आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही इस जगह पर लिखना है. अब जैसे हम एक रिएक्शन और लिखते हैं ट्वाइस HI, जब इसको आप हीट करेंगे तो S2 प्लस I2 बनेगा और यहाँ माइनस हीट एब्जॉर्ब होगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिना हीट दिए ये काम नहीं होगा. एक सिंपल रिएक्शन देते हैं KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, नाम याद रखिएगा, नाम है इसका पोटाशियम क्लोरेट हम लेते हैं और जब इसको गर्म करेंगे हम लोग तो क्या बनाएगा, ये KCl बनाएगा प्लस O2 बनेगा. रिएक्शन को बैलेंस हम लोग कर लें, 3O2 हो जाएगा, 2KCl हो गया, यहाँ 2 लगाते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गया. तो इस प्रकार से आप एक बात अगर आपके दिमाग में चली आती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अगर आपके ब्रेन में सेट करता है कि डिकम्पोजिशन होता है तो आप दुनिया भर के एग्जांपल इसमें दे सकते हैं. अगर ये सेट नहीं है कि डिकम्पोजिशन इस तरह का रिएक्शन है तो फिर आपको एग्जांपल चुनना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में याद रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है. तो हम लोग अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत क्लियर है, आप समझ सकते हैं इसको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, the reaction in which heat is liberated is called exothermic reaction. जिस रिएक्शन में हीट बाहर जाता है, जिस रिएक्शन में हीट पैदा होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब आप इसमें बहुत छोटी सी बात अगर याद करना चाहें तो जितने भी कंबशन है, ये कंबशन सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही देता है. तो जितना ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा सब एक्सोथर्मिक होगा. अब जैसे हम लोग कंबशन में लेते हैं, जैसे कोयले को जला दिए C+O2, ये क्या है, कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग होता है. कंबशन किसका होता है, फ्यूल का होता है. तो किसी भी फ्यूल की बर्निंग अगर आप शो करते हैं तो एक्सोथर्मिक होगा. यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और प्लस हीट बाहर निकलता है, इसी से हम लोग खाना बनाते हैं. इसके बाद हम आते हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन, मार्स गैस को हीट करते हैं, CH2, ये भी एक फ्यूल है. तो ये जो फ्यूल है आप इसको गर्म करेंगे, जब हीट करेंगे जब ये जलेगी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस 2 बनाएगा और यहाँ ऑप्शन 2 ऑलरेडी पूरा है और यहाँ 2 हम लगा देते हैं तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया. तो जितना भी रिएक्शन आप लिखना चाहें लिख सकते हो आप, केवल फ्यूल की बर्निंग आप लिख दीजिए. सारे के सारे फ्यूल के बर्निंग क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं. और एंडोथर्मिक कौन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना होता है सबका सब एंडोथर्मिक होता है, लेकिन उसमें हमको थर्मिक डिकम्पोजिशन को ही लिखना है. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 था और ये इसका जो जवाब है, जितना ब्रॉड लेवल पर इसका जवाब दिया जा सकता है जो आपकी समझ में लंबा टिके उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन के आंसर को दिया है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, respiration is exothermic. Why? यहाँ एक सवाल बना है, रिस्पायरेशन
क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 10। रिस्पायरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ, ये कैसे एक्सोथर्मिक। तो सबसे जो पहली बात है जो हमको समझना है, ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। रिस्पायरेशन एक सेलुलर इवेंट होता है और उस सेल के भीतर में जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है वो जलता है, उसके जलने से एनर्जी निकलती है और उसे ही हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो जैसे मान लिया हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ लगाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। यहाँ एंजाइम्स काम करते हैं, सेलुलर इवेंट है एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स काम करेंगे, अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा, 6CO2 बनाएगा प्लस 6H2O बनाएगा और प्लस क्या बनेगा, प्लस आपको हीट यहाँ बाहर की ओर निकलेगी। हीट कहिए या इसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी बाहर निकलती है। तो रिस्पायरेशन से एनर्जी पैदा होती है। आपने बायोलॉजी में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। जैसे एडीपी एक मॉलिक्यूल होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये कंपाउंड है, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। जब ये एनर्जी निकलती है तो यहाँ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट रेडिकल है, फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये फॉस्फेट एनर्जी रिसीव करता है और यहाँ आपका एक्टिवेटेड फॉस्फेट बनता है। एक्टिवेटेड फॉस्फेट। अब ये एक्टिवेटेड फॉस्फेट क्या करेगा, एडीपी से जोड़ेगा अपने आप को। तो एडीपी प्लस यहाँ हम लिखते हैं फॉस्फेट जो हमारा क्या है, एक्टिवेटेड है, चार्ज फॉस्फेट है, तो ये बनाएगा एटीपी। एटीपी क्या होती है आप जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इसे बायोलॉजी में क्या कहता है, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। बायोलॉजी में से करेंसी ऑफ एनर्जी। ये करेंसी ऑफ एनर्जी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि एनर्जी आप इसी की कीमत पर पाएंगे। एटीपी खर्च होगा, एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बताने में कामयाब है कि कैसे रिस्पायरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक इवेंट है। Now we are coming to question number 11. See here. Question 11. Question number 11 that we have to see now. तो question 11 जो दिया हुआ है वो ये है कि why is decomposition opposite of combination। ये बड़ा ही आसान सवाल कि why is decomposition opposite of combination reaction। आप इसमें सिंपली अगर डेफिनेशन लिख देते हैं डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का तो इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और तरीका अपनाते हैं लिखने का, वो भी लगा सकते हैं। इन decomposition reaction a single molecule breaks down to give two or more molecules, whereas in combination reaction two or more atoms or molecules combine together to give a single molecule। अब यहां जो कुछ हम देख रहे हैं ये से पता चल रहा है कि दोनों अपोजिट क्यों है। तो आप
इस क्वेश्चन के जवाब में सिर्फ इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उतने से भी हो जाएगा। अगर दोनों डेफिनेशन को मिक्स करके अपना लिटरेचर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से उसका लिटरेचर बन सकता है। आगे क्वेश्चन है राइट डिकम्पोजिशन इन विच। अब यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में सवाल बनाया जा रहा है। लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्कस, ये क्वेश्चन 12 है आपका। डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occurs due to the supply of number A heat, number B light, और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ हम लोगों ने कुछ बातों को डिस्कस किया है, जैसे हीट का डिकम्पोजिशन हमने देखा, तो क्या थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा। थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका। तो थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने कई एग्जांपल सेट किए हैं। आप किसी भी एग्जांपल को लगा दिए, जैसे KClO3 को आप यूज करते हो तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस KCl प्लस 3O2। ये एग्जांपल आप दे सकते हो, पीछे मैंने काफी एग्जांपल दिया है। और दूसरा जो लाइट से पैदा होता है दैट इज कॉल्ड फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लाइट से कई पदार्थ जो होते हैं, कई कंपाउंड लाइट के पड़ने पर टूट जाते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है। तो AgBr, जब इस पर लाइट गिरेगा, यहाँ हम लाइट दिखाते हैं, तो लाइट से क्या होगा, ये कंपाउंड टूट जाएगा Ag प्लस Br2 में। और भी फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। तो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स में एक और लेते हैं H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। तो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, जब आप लाइट इस पर गिराओगे तो ये ब्रेक कर देगा H2O और प्लस O में। तो इस प्रकार से फोटिक डिकम्पोजिशन हमने दिया, जो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड के साथ होते हैं। लाइट जब भी गिरता है कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाता है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिकम्पोजिशन जब हम दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि वाटर में कंडक्शन कैपेसिटी पैदा करते हैं। जैसे आप यहाँ जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको अगर समझने का प्रयास किया जाए तो मान लिया ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर दिया, तो आपको मालूम है कि पानी क्या इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके नहीं चल सकता। तो इसको हम एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाइड वाटर। तो एसिडिफाइड वाटर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, क्योंकि इसके अंदर H+ और एंड OH- आयंस होते हैं। ये पूरा का पानी H+ है, OH- आयंस में टूटा होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक प्लेटिनम रॉड इसमें डालते हैं। ये प्लेटिनम रॉड है हमारा, और इसका कनेक्शन हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से करते हैं, इसका कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव से करते हैं। ये क्या है आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब जिस हिसाब से इसका कनेक्शन होता है वैसे इसके नाम पड़ते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको एनोड कहलाएगा, और ये आपका कैथोड कहलाएगा। तो एनोड और कैथोड में जो घटनाएं घटती हैं वो हम देखते हैं, यही इस डिकम्पोजिशन में होता है। तो एनोड के पास कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, और कैथोड के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो हम लोग यहाँ कैथोडिक रिएक्शन देते हैं, कैथोडिक रिएक्शन। तो कैथोडिक रिएक्शन अगर हम इसमें लिखे हैं तो ट्वाइस H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 बन जाएगा। और एनोडिक रिएक्शन जो एनोड पर जा रहा है, एनोडिक रिएक्शन में अगर हम लोग लेते हैं कौन सा आएगा, 4OH- आयन आएगा, और ये ट्वाइस H2O बनाएगा प्लस O2 बनाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर की ओर छुड़ेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पर काम करके दिखा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और मुझे लगता है इसमें जो दो बातें हैं B और C, फोटिक डिकम्पोजिशन, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा। उसके मॉलिक्यूल्स कुछ याद करने होंगे जो फोटोसेंसिटिव होते हैं।
और इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस में आप किसी भी सॉल्ट को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस में डालते हैं तो अल्टीमेटली वो कैथोड और एनोड की ओर जाएगा और वो रिएक्शन आप लिख सकते हो। नाउ आई डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन 13 को डिस्कस करते हैं, जो 13 नंबर का सवाल है हमारे एनसीईआरटी में। डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए डिफरेंस between displacement and double displacement reaction. Displacement and double displacement reaction. Double displacement reaction. Displacement reaction. अब इसमें आप डिफरेंस लिखने के लिए आप सीधा जो रिएक्शन है उसका डेफिनेशन दे सकते हैं और सिर्फ डेफिनेशन से ये अंतर आ जाएगा आपको। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर definition of displacement and double displacement reaction. Displacement and double displacement reaction. Double displacement reaction. आप सिंपली इसका डेफिनेशन अगर लिख देते हैं तो ये डेफिनेशन ही अपने आप में इसका डिफरेंस समझा देगा। लेकिन आप अगर लिटरेचर में इसको लिखना चाहते हैं, एक दोनों को जोड़ के कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई दोनों का कॉमन पॉइंट लेके चलते हैं अंतर का, डिफरेंस का, तो वो भी रास्ता होता है आंसर देने का। जैसे हम यहाँ डिफरेंस इसका निकाल रहे हैं, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन two salt solutions are required. Two salt solutions are required. Whereas in single displacement reaction, whereas in displacement reaction, only one salt solution is required. Only one salt solution is required. One salt solution is required. बस इतने में ये समाप्त हो गया। ये इसका मेन डिफरेंस है जो हमने पकड़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, इसमें सिंगल सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए। बस ये अपने आप में डिफरेंस काफी है। अगर इस तरह से लिखते हैं नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर इंप्रेशन कॉपी के देखे जाए तो यहाँ भी इंप्रेशन बनता है, लेकिन ये जरा सा 20 इंप्रेशन बनेगा। अगर यहाँ 19 का आंकड़ा बनेगा तो ये 20 का आंकड़ा बनेगा, क्योंकि आपने समझ करके कुछ निचोड़, कुछ एक्सट्रैक्ट डाला है अपने आंसर में, तो ये आंसर कहीं ज्यादा पावरफुल आंसर के रूप में ट्रीट किया जाए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 perhaps. See here question 14. Refining of Ag from AgNO3 and Cu. ये क्वेश्चन अभी what is precipitation reaction हम देखते हैं। 15. What is precipitation reaction? What is precipitation reaction? Precipitation reaction क्या है? आपको बताया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक सॉलिड मास बाहर की ओर निकलता और उसे ही हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अलग से कोई रिएक्शन नहीं होता, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक दूसरा नाम है। तो हम लोग फिर भी इसको डिफाइन करते हैं कि when two salt solution are mixed, when two salt solutions are mixed together, a solid mass is thrown out of the solution. Solid mass is thrown out of solution. A solid mass is thrown out of solution. इसे हम लोग पीपीटी कहते हैं। When two solid mass is thrown out of solution, this reaction is called precipitation reaction. This reaction is called precipitation reaction. ये रिएक्शन आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। वास्तव में इसका एक नाम और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये काम होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है।
एग्जाम्पल आप कोई भी सेट कर सकते हो, पीछे काफी एग्जाम्पल डिस्कस किया गया, सोडियम नाइट्रेट सॉरी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, दोनों सॉल्ट है, एक्वस, ये आपका एक्वस। तो यहाँ जब रिएक्शन चलेगा तो AgCl ये आपको नीचे की ओर बैठ जाएगा और यहाँ NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन के रूप में दिखाई देगा। ये क्या है आपका व्हाइट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड। तो ये आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम उसका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर ये संभवतया क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन on the basis of electron, on the basis of electron, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। बहुत आसान डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन के बारे में हम सिंपल लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या है आपका, रिडक्शन आपका जस्ट अपोजिट है इसका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब आप रिएक्शन देना चाहें कोई भी रिएक्शन इसमें दे सकते हैं, जैसे ये आपका सोडियम है, अगर ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, NaCl ये बनता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, हम सिंपल क्लोरीन को लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई करता है, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये देता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इससे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये आपका जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये Na+ में बदल रहा है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Cl जो है चेंज कर रहा है अपने आप को, Cl इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और रिसीव करके ये Cl- से बदल जा रहा है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। और ये आंसर आपका काफी है, बहुत शॉर्ट में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आज बोर्ड के एग्जाम की जो सबसे बेहतर कॉपी होती है, सबसे सर्वोत्तम कॉपी जो होती है, वो सबसे कम अक्षरों में लिखी गई कॉपी होती है, कम से कम शब्दों में आंसर देने का प्रयास करें। तो आगे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए, आजकल का ट्रेडिशन जो क्वेश्चन का ये है कि ऐसे सवालों पर ज्यादा काम हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 17, ए शाइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स when heated in air becomes black. तो यहाँ black, what is x, write the chemical equation involved, write the reaction। इस रिएक्शन को आप लिखिए, x क्या है ये बताइए। तो ब्राउन एलिमेंट, शाइनी ब्राउन एलिमेंट का मतलब हो गया जो ब्राउनिश साइन करके चमके, काफी चमकीला ब्राउनिश एलिमेंट जो है आपका कॉपर होगा। ये प्रॉपर्टी बता रही, ये कॉपर है, प्लस आप तो यहाँ हम लोग पहले आंसर लिखेंगे x इज व्हाट, x इज कॉपर, और रिएक्शन लिखेंगे Cu प्लस O2, यहाँ 2 लगाते हैं, बैलेंस डायरेक्ट करते हैं, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, ये वास्तव में ब्लैक कलर का होता है। यहाँ दो बातें हमको याद रखनी है, सबसे पहले तो मेटल का कलर याद होना चाहिए, दूसरे उसके कंपाउंड का भी कलर हमको मालूम होना चाहिए, तब हम इस तरह के सवाल का जवाब देंगे। तो क्या हमको पता होना चाहिए, कलर ऑफ मेटल
मेटल प्लस कलर ऑफ सॉल्ट, कलर ऑफ सॉल्ट, ये हमको रटना होगा। तो कुछ फेमस कंपाउंड है, कुछ काफी कॉमन कंपाउंड्स हैं, उसका कलर याद करना पड़ेगा और उस मेटल का भी कलर याद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल बनते हैं उनका जवाब देना आसान होगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट वन है why paint is applied on iron article। देखिए why paint is applied on iron article। अब यहाँ जो सवाल बना है कि why is paint applied, why is paint applied on iron article और आयरन आर्टिकल के ऊपर में पेंट हम क्यों लगाते हैं। यहाँ एक टर्म याद रखिएगा, कोरिजन जो है वो दूसरे मेटल के साथ यूज होता है, लेकिन आयरन के साथ एक विशेष शब्द यूज होता है, इसे हम लोग कहते हैं रस्टिंग। तो यहाँ जवाब जो हम लिखेंगे उसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू अवॉइड रस्टिंग। बस इतना ही आंसर आपके लिए काफी है, इसके आगे इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बैरियर मेथड, ये बैरियर मेथड है रस्टिंग से बचाने के लिए। तो ये आपका इतना ही आंसर काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, ऑयल एंड फैट आर्टिकल्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन व्हाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 19, why is oily edible substances packed flushing with nitrogen। तो जब भी कोई ऑयल है या फैट का आर्टिकल है जो बाजार में मिलता है, आप नाम जानते हैं, अंकल चिप्स है, कुरकुरे है, काफी आर्टिकल्स हैं, इनको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि इनका ऑक्सीडेशन न होने पाए। तो यहाँ हम एक जवाब सिंपल लिख सकते हैं, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड and thus stopping rancidity बस इतना ही आंसर आपके लिए काफी, इससे ज्यादा लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस था, उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो सारे क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व कर दिए। और इसके साथ कहा जा सकता है कि चैप्टर 1 जो है आपका पूर्णतः खत्म हो गया। उसमें करने के लिए मेरी तरफ से कुछ बाकी नहीं है, आपकी तरफ से ये बाकी है कि आप चैप्टर को समझिए और क्वेश्चंस का आंसर लिखिए और पूरी समझदारी के साथ आंसर लिखिए। अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित आप क्वेश्चन बना के मैं वेबसाइट पर डालिए और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।